हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लवीशा। मैं लवीशा, आप सभी की यूपीएससी मेंटर। एंड आज की अर्ली मेडिवल हिस्ट्री क्लास में हम देखेंगे द इंपीरियल चोला एम्पायर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम्पायर। और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे प्रीवियस ईयर्स के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी देखते हैं इसकी, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने संगम पीरियड को स्टडी किया था। संगम पीरियड के अंदर हमने 3 एम्पायर्स को देखा था। फर्स्ट वन इज योर चोलास, चेरास एंड पांड्यास। अब इन तीनों एम्पायर्स में से जो आपके चोलास थे वो रूल तो कर रहे थे, इनका डिक्लाइन नहीं हुआ था, एग्जिस्टेंस में थे, लेकिन कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं था। फिर अचानक से नियर अबाउट 850 सीई के टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ कि चोला एम्पायर दोबारा से रीएमर्ज हो गया और इनकी एमरजेंस इंक्रीज हो गई। चेरास और पांड्यास दोबारा कभी भी एमर्ज नहीं हुए और धीरे धीरे टाइम के साथ ही डिक्लाइन होते चले गए। हालांकि चोला एम्पायर के टाइम पीरियड तक इनका एग्जिस्टेंस बना हुआ था अपने अपने रीजन के अंदर, लेकिन कोई मेजर इम्पैक्ट इन्होंने बाद में नहीं डाला। लेकिन चोला एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो दोबारा से री एमर्ज हुआ और काफी लार्ज स्केल के ऊपर दोबारा से री एमर्ज हुआ नियर अबाउट 850 सी, और इनका 1200 सीई के बाद तक इनका रूल उस एरिया के अंदर चलता रहा। इनको इंपीरियल चोला इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनका रूल इंडिया के अंदर तो था ही, लेकिन इन्होंने जो अपना एक्सपेंशन किया, जो इन्होंने मेजर एक्सपेंशन किया, वो इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया से बाहर किया। इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से कैप्चर किया और साथ में बाकी भी मलय पेनिनसुला वाले रीजन को भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कैप्चर किया। और इसलिए हिस्ट्री के अंदर इनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। सबसे ज्यादा हमें इनके बारे में डिटेल्स कहाँ से मिलती हैं? मेजर सोर्स क्या है हमारा? इंस्क्रिप्शंस। अब चोला एम्पायर के वैसे तो बहुत सारे रूलर्स रहे बिकॉज टाइम पीरियड काफी लंबा है, लेकिन हम जो मेजर मेजर रूलर्स हैं सिर्फ उन्हीं को स्टडी करेंगे बिकॉज हमारी मेमोरी की भी एक लिमिट है। तो हम अपने एग्जाम से बिल्कुल स्टिक रहते हुए हम सिर्फ मेजर मेजर रूलर्स को ही स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Emergence of imperial Cholas. The Cholas belong to the one of the three mighty dynasty that ruled the Tamil country in the early Sangam period. Cholas, Cheras and Pandyas. Described as the Movenda in the Sangam literature, they were known for their valor and patronage of the Tamil languages. अब दे बिकम प्रोमिनेंट, कब प्रोमिनेंट हुए? दोबारा 9th सेंचुरी के अंदर, और इन्होंने अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और साउथ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर किया, और इन्होंने अपने एम्पायर को श्रीलंका और मलय पेनिनसुला तक एक्सटेंड किया। इसीलिए इनको इंपीरियल चोलास कहा गया। ये चोला एम्पायर का मैप है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो मेजर टेरिटरी थी चोला एम्पायर की वो ये थी, इंक्लूडिंग श्रीलंका। और इन्होंने एक्सपेंड कहाँ तक किया? इंडिया के अंदर यहाँ तक, और इंडिया से बाहर इस रीजन तक इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड किया। अब बात करते हैं चोला एम्पायर के मेजर रूलर्स के बारे में। टाइम पीरियड आपका 850 टू 1279 एडी तक रहा। कैपिटल इनकी थी तंजावुर। अब ये दोबारा से रीएमर्ज हुए थे एज अ सुप्रीम पावर। किसके रूल के टाइम पे? विजयलाया, जिन्होंने रूल किया 850 टू 871 से। यही रियल फाउंडर चोला एम्पायर के कहलाए बिकॉज इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर चोला एम्पायर को रिकॉग्नाइज किया गया और चोला एम्पायर दोबारा से रीएमर्ज हो गया। प्राइम सोर्स क्या है चोला एम्पायर की डिटेल्स के बारे में? इंस्क्रिप्शंस जो चोला रूलर्स ने जगह जगह पर एस्टेब्लिश करवाई थी। विजयलाया, फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, he captured Tanjore from Mutiyars in 815 AD and built the temple of Durga. He built the city of Tanjavur and established the Chola kingdom of the imperial line in 850. सोर्स क्या है? कन्याकुमारी जो इंस्क्रिप्शन है आपकी, उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि विजयलाया ने तंजावुर को दोबारा से रिनोवेट करवाया और तंजावुर को एक लेवल अप इस्टेब्लिश किया, और इसीलिए तंजावुर ही चोला एम्पायर की कैपिटल बनी। नेक्स्ट रूलर थे आपके आदित्य।
इनके बारे में देखना जरूरी क्यों है, बिकॉज हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पल्लवास को डिस्कस किया था। जो पल्लवास एम्पायर का रूल खत्म किया था वो किसके टाइम पीरियड के अंदर खत्म हुआ था? आदित्य के टाइम पीरियड के अंदर खत्म हुआ था, बिकॉज ही एंडेड द पल्लवा किंगडम बाय डिफीटिंग अपराजिता एंड अनेक्सिंग तोंडई मंडलम। अब देखो, चोला एम्पायर के जितने रूलर्स थे सभी ने मिलिट्री कंक्वेस्ट बहुत ज्यादा किए। अब हम सभी मिलिट्री कंक्वेस्ट को याद नहीं रख सकते, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वन मिलिट्री कंक्वेस्ट को याद रख सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे। और जो बिकॉज सभी डिस्कस किए तो हमें इंपॉर्टेंट भी याद नहीं रहेंगे, इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट मिलिट्री कंक्वेस्ट को ही देखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आदित्य के बारे में क्या थी, दैट अकॉर्डिंग टू द कन्याकुमारी इंस्क्रिप्शन आदित्य वन वाज नोन बाय द सरनेम कोडल ड्रम। अब आते हैं आपके राजा राजा वन 98521014 AD। अब आप यहाँ देखोगे दैट 907 और डायरेक्ट 985 बिकॉज हमने बीच के रूलर्स को स्किप कर दिया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल उनके बारे में जाननी जरूरी है। दैट आदित्य के बाद आपके रूलर कौन आए? परंटका वन। परंटका वन ने आदित्य के बाद रूल किया। अब परंटका वन के रूल के बाद क्या हुआ? उनका रूल कुछ टाइम पीरियड तक चला, उन्होंने भी अच्छी चीजें की, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उनको ब्रीफ में देखें। बट परंटका वन के बाद एक 28 ईयर्स का टाइम पीरियड 985 से पहले ऐसा आया जिसके अंदर बहुत स्पीड से चोला के जो रूलर्स थे वो चेंज होने लगे। नियर अबाउट 28 ईयर्स के अंदर आपके 4 to 5 रूलर्स चेंज हुए। उससे एक पॉइंट पे हम मान सकते हैं कि जैसे चोला एम्पायर डिक्लाइन होने के टाइम पीरियड पे था, बिकॉज अगर बहुत स्पीड से रूलर्स चेंज होते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि एम्पायर डिक्लाइन होने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ। और राजा राजा वन ने चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ा दिया, इसीलिए राजा राजा वन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर भी माने जाते हैं चोला किंगडम के। अब जो 4 to 5 रूलर्स चेंज हुए उनमें से आपके लास्ट रूलर थे परंटका सेकंड, और उन्हीं के बेटे थे राजा राजा वन, जिन्होंने चोला एम्पायर को बहुत अच्छे लेवल तक एक्सपेंड किया। राजा राजा वन इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड चोला किंग। ही वॉज द सन ऑफ परंटका सेकंड एंड असेंडेड द चोला थ्रोन इन 985 AD। अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये शैविज्म को फॉलो करते थे, और जो शिव की भक्ति है उसको ही इन्होंने प्रमोट किया। बट ये अदर फेथ्स की तरफ भी इनका जो एटीट्यूड था वो काफी ज्यादा टॉलरेंट था। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री कंक्वेस्ट थे पांड्यास के अगेंस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं तो पांड्यास भी उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। आपके वेस्टर्न चालुक्यास के साथ इन्होंने मिलिट्री कंक्वेस्ट किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट था इनका द इन्वेजन ऑफ श्रीलंका, जो इनके टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट हुआ, और वो सबसे इंपॉर्टेंट इनका मिलिट्री कंक्वेस्ट भी बना, बिकॉज ही अनेक्स्ड नॉर्थन श्रीलंका फ्रॉम श्रीलंकन किंग महिंदा 5। द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम अनुराधापुरा टू पोलानारुवा वेयर अ शिवा टेम्पल वॉज बिल्ड। अब इन्हीं की लेगेसी कंटिन्यू रखी राजेंद्र वन ने, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहे चोला एम्पायर के। सबसे टू मोस्ट पावरफुल जो रूलर्स रहे चोला एम्पायर के वो आपके पहले थे राजा राजा वन, एंड द अनदर वन इज राजेंद्र वन, जिन्होंने रूल किया 1012 टू 1044 AD तक। ये भी शैविज्म के ही फॉलोवर थे, बट ये वैष्णवा और बुद्धिज्म इन दोनों सेक्ट्स की तरफ इनका काफी ज्यादा मतलब टॉलरेंट एटीट्यूड रहा। इन्होंने भी मैट्रिमोनियल रिलेशंस काफी ज्यादा बनाए, एज इन्होंने अपने फादर की लेगेसी को मेंटेन रखा। और ऐसा माना जाता है कि देखो, किसी भी एम्पायर को एक्सटेंड करने के मेजर दो ही तरीके होते हैं, क्या तो आप मिलिट्री कंक्वेस्ट करो, वॉर्स करो, या फिर आप मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना लो। इसीलिए इन्होंने दोनों चीजों को ही फॉलो किया। इन्होंने कई जगह पर मिलिट्री कंक्वेस्ट भी किए और कई जगह पर मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाकर भी अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। बट इन दोनों चीजों के अलावा इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो किसमें रहा? आर्किटेक्चर के अंदर रहा। इन्होंने एक सिटी को फाउंड किया, दैट नेम वाज गंगई कोंडा चोलापुरम, एंड इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया राजेश वर्मा टेम्पल इन दैट सिटी। ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहा। And he also excavated a large irrigation tank called Chola Gangam on the western side of the city. Next हमारे आते हैं राजेंद्र सेकेंड। इनसे पहले
जो रूलर थे वो थे आपके राजाधिराज, जिनको हम अभी यहाँ पर स्किप कर रहे हैं बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। देन आपके आते हैं राजेंद्र सेकंड। He was the younger brother of Rajadhiraja, ascended the throne after the death of Rajadhiraja in the Battle of Koppam in 1052 and he led the Battle of Koppam afterwards. अब जो राजाधिराजा थे वो बैटल ऑफ कोपम के अंदर उनकी डेथ हो गई और इन्होंने फिर बैटल ऑफ जो कोपम था उसको कंटिन्यू रखा और उसको जीता भी। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा? आर्किटेक्चर में ही रहा एंड दैट वाज उलगलंथम पेरुमल टेम्पल जो तमिलनाडु के अंदर है एंड वेत्रिरुंदा पेरुमल टेम्पल। इन दोनों का एक्सपेंड करवाया किसने? राजेंद्र सेकंड ने अपने रूल के टाइम पे। एंड द न्यू श्रेन फ्रॉम द फाइन ब्लैक ग्रेनाइट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द उलगलंथम पेरुमल टेम्पल एंड राजेंद्र ग्रांटेड द टाउन ऑफ उल्कयूर गोल्ड टू बिल्ड द अगस्थवेश्वर टेम्पल विच वाज डेडिकेटेड टू शिवा। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। इनके बाद भी कुछ रूलर्स रहे चोला एम्पायर के, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा और इसी तरह से 1200 सी के नियर अबाउट आते आते और उसके टाइम पे कुछ टाइम पीरियड के अंदर नियर अबाउट आपकी 13th सेंचुरी के अंदर आपका जो चोला एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब भी किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि ये चैप्टर हमारे प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में आएगा या दोनों में आएगा। अब जैसे कि हमारा चोला एम्पायर है वो सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर आएगा, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर आते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा? जब कोई चैप्टर अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ रहा है तो उसके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए बिकॉज आपको मेंस के अंदर उससे रिलेटेड आंसर भी लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए डिक्लाइन के रीजंस क्या थे, राइज होने के रीजंस क्या थे, एमर्ज कैसे हुआ, बिल्कुल ब्रीफ में। लेकिन जब हमें पता है कि ये टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर आ रहा है तो हमें ज्यादा ध्यान कहाँ देना है? सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है और जो थ्योरी होती है उसको हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें सेम चोला एम्पायर के अंदर करना है। अब ये डिक्लाइन क्यों हुआ वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइज होने के रीजन क्या थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसके फैक्ट्स, किनका आर्किटेक्चर कैसा था, टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, टैक्सेस के नाम क्या थे, एडमिनिस्ट्रेशन की सीक्वेंसेस क्या थी, ये सब कुछ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपका चोला एम्पायर के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ प्रीलिम्स में आएंगे, मेंस में आने के चांसेस नहीं। देखो एक्सेप्शन तो कुछ भी हो सकता है यूपीएससी के अंदर, बट नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है और टेंशन मतलब आपके टाइम पीरियड के अंदर भी नहीं होगा कि चोला एम्पायर से आपके मेंस में क्वेश्चन आ रहा है। अनलाइक आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो फिर तो आ सकता है, बट जीएस के अंदर आपका चोला एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे ऊपर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अंदर किंग होते थे, किंग की काउंसिल होती थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है दैट चोला किंग्स फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग द सफिक्स देवा टू द नेम ऑफ क्राउन किंग्स एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, कि वो अपने नाम के अंदर देवा को एज अ सफिक्स यूज करते थे। अब इनका प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था कि फेडरेटिव सिस्टम था, उसके अंदर डिविजन्स कैसे थी, आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि उनकी डिविजन्स कैसे थी बिकॉज ये चीजें आपसे एज एमसीक्यू के अंदर पूछी जाती है कि वो डिविजन्स को शफल कर देंगे और आपसे पूछ लेंगे करेक्ट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। सबसे ऊपर आपका होता था एम्पायर, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आपके क्या होते थे? मंडलम्स होते थे। मंडलम्स के बाद क्या होते थे? आपका वेलानाडूज। मंडलम्स क्या होते थे? जिनको रॉयल प्रिंसेस हैंडल करते थे और रॉयल प्रिंसेस उनके हेड होते थे। उसके बाद क्या होते थे? आपके वलानाडूज होते जिनको पेरी नतर हैंडल करते थे और उसके नीचे आपके क्या होते थे? नाडूज होते थे। अब नाडूज के बाद क्या आता था? नाडूज के बाद आपकी आती थी विलेजेस। आपके हर नाडूज के अंदर बहुत सारी विलेजेस होती थी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो टाउन को क्या कहते थे? नागारम कहते थे। और टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल करता था? नागारतर हैंडल करते थे। अब उनकी विलेज असेंबलीज, विलेज का जो उनका तरीका था वो क्या था विलेज को हैंडल करने का? विलेज ऑटोनॉमी क्या थी कि दैट द सिस्टम ऑफ विलेज ऑटोनॉमी विद सभाज एंड देयर committees developed through the ages and reached its culmination during the Chola Empire. सोर्सेस क्या है इस चीज के? जो आपकी उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है कि चोला एम्पायर की जो विलेज काउंसिल थी वो कैसे थी और कैसे चोला एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर विलेजेस जो थी उनका सिस्टम चलता था। अब
और क्या होता था उस टाइम पीरियड के अंदर, इट वाज अ जनरल असेंबली ऑफ द विलेज। उधर क्या होता था, देयर वर द लैंड होल्डर्स इन द विलेज इंटरेस्टेड विद द अपकीप ऑफ टेम्पल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। वो लैंड होल्डर्स जो टेम्पल्स का भी ध्यान रखते थे और टैंक्स को, जो वाटर टैंक्स होते हैं उनको भी मेंटेन रखते थे। अग्रहर्म्स किनको कहते थे, ये क्या कहा जाता था, गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन इन अ ब्राह्मण विलेज। जो ब्राह्मण विलेजेस होते थे उनके अंदर जो गैदरिंग होती थी अडल्ट मैन को, उनको बोला जाता था। अब इनकी विलेज काउंसिल्स कैसे होती थी, विलेज काउंसिल्स देखो इनकी ऐसी होती थी, हर एक विलेज आपकी उसको किसमें 30 वार्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब 30 वार्ड से 30 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, किसके लिए, विलेज काउंसिल के लिए। ये उनका सिस्टम होता था। इस सिस्टम को वो क्या बोलते थे, खुदा वोलई सिस्टम बोलते थे। वॉज द सिस्टम ऑफ द नॉमिनेटिंग द पर्सन फॉर ईच वार्ड फॉर अ ईयर। और कितने टाइम के लिए नॉमिनेट करते थे, 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद दोबारा से ये सेम प्रोसीजर को रिपीट किया जाता था। अब बात करते हैं हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका रिवेन्यू सिस्टम। अब वो रिवेन्यू सिस्टम उनका कैसे था, वो लैंड की सर्वे करते थे, उसके बाद जो रिवेन्यू है उसको डिसाइड करते थे। और साथ में एक चीज और क्या होती थी कि उनके टैक्स रेट्स फिक्स होते थे। टैक्स रेट क्या होते थे, फिक्स्ड होते थे। बट वो टैक्स रेट किस बेसिस पे फिक्स करते थे, 2 बेसिस लेते थे। एक सोइल की फर्टिलिटी, जहां पर ज्यादा फर्टिलिटी होगी वहां पर टैक्स रेट ज्यादा, जहां पर कम होगी कम। दूसरा क्या देखते थे कि लैंड होल्डर की स्टेटस क्या है, जिस इंसान का वो लैंड है उसका स्टेटस क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड होल्डर हो सकता है जिसके पास सिर्फ कम हो, 1 हेक्टेयर हो, किसी के पास उसमें 5 हेक्टेयर लैंड हो, तो उस चीज को भी वो ध्यान में रखकर लैंड रेट्स को फिक्स करते थे। एक्सेप्शन क्या था कि किनको टैक्सेस नहीं देने होते थे। एक, ब्राह्मण्स को कोई टैक्स नहीं देना होता था। ब्राह्मण्स को उस टाइम पीरियड के अंदर, चोला एम्पायर के टाइम पे कोई टैक्सेस नहीं देना होता था। दूसरा किसको नहीं देना होता था टैक्स, टेम्पल्स को। आज के टाइम पीरियड के अंदर टेम्पल्स भी टैक्सेस देते हैं, बट उनको चोला एम्पायर के टाइम पे टेम्पल्स को भी टैक्सेस नहीं देना होता था और ब्राह्मण्स को भी नहीं देना होता था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस क्या थे, खुदी में, ए टैक्स पेड बाय कल्टीवेटिंग टीनेंट्स। जो लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं उन टीनेंट्स को किसको देना होता था, गवर्नमेंट को, और जिसका वो लैंड है, जो लैंडलॉर्ड है, जिसका वो लैंड है उसको। बिकॉज टीनेंट्स क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर लैंड जो उनसे बिलोंग नहीं कर रहा उसके ऊपर सिर्फ वो काम कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, टीनेंट्स कहते हैं। और वो फिर सारी चीजों कल्टीवेशन करने के बाद वो जो टैक्स देते थे गवर्नमेंट और लैंडलॉर्ड्स को, उसको खुद ही में ही बोला जाता था। फिर ओपैथी क्या था, इट वाज लेव्ड एंड कलेक्टेड बाय द किंग्स एंड चोला चीफ्स, जो टैक्स कलेक्ट करते थे। एंड इराइगतिना नेलू क्या होता था, जो इन काइंड ऐसे ही टैक्स दिया जाता था उसको बोला जाता था। एंड कलम क्या था, ये यूनिट थी किसके लिए, कलेक्टिंग पेडी एज ए टैक्स, जिसके अंदर टैक्स के अंदर आपके कॉइन या फिर कोई मनी कलेक्ट नहीं की जा रही, पेडी को कलेक्ट किया जा रहा है एज अ टैक्स। और वो पेडी भी कितनी होती थी, नियर अबाउट 28 kg पेडी को एज अ टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उसको कलम बोला जाता था। अब अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो वो वाटर राइट्स के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और वाटर राइट्स को असाइन किया जाता था। और अगर लैंड्स की ट्रांजेक्शन हो रही है, सपोज करो कि एक इंसान है उसने किसी दूसरे इंसान को लैंड डोनेट कर दी, तो वो लैंड के साथ साथ उसको वाटर राइट्स भी डोनेट कर रहा है। कि अब वो जो दूसरे वाला इंसान है उसी का काम है वाटर राइट्स को भी मेंटेन करना। और जो वाटर और इरिगेशन टैंक्स होते थे इनकी जो मेंटेनेंस होती थी उसके लिए क्या यूज करते थे, फ्री लेबर प्रैक्टिस होती थी। उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता था बट वो उनको करना पड़ता था। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू उनके वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। वेती एंड अमनजी फॉर्म्स ऑफ फ्री लेबर रिलेटेड टू पब्लिक वर्क्स एट द विलेज लेवल। जो विलेज लेवल के ऊपर फ्री लेबर वर्क काम करते थे, किसके लिए, पब्लिक वर्क्स के लिए, जो नॉर्मल सबके कॉमन पब्लिक वर्क्स होते हैं उनके लिए। निर्किन तवारू क्या होता था, इट रिलेट्स टू द अलॉटमेंट ऑफ वाटर। जो वाटर की अलॉटमेंट की जाती थी, ये पानी वानी जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उस चीज को निर्की तंवरू बोला जाता था। खुमेज और तलवई क्या होता था, चैनल्स और गेटवेज जहां से वाटर रिलीज किया जाता है। जैसे एक डैम है, डैम का ये गेटवे है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो उसको बोला जाता था आपका कुमेज एंड तलवई। कुलेतर क्या होता था, दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल इन चार्ज ऑफ कुलम, जिनको
कुलम का चार्ज दिया जाता था वो। और इरनाकुलम क्या होता था, कॉमनली ऑन विलेज टैंक, जो विलेज टैंक कॉमन पीपल, पूरा गांव कॉमनली ऑन कर रहा है, उसको इरनाकुलम बोला जाता था। और इरियायम क्या होता था, a tax collected by village assemblies which was utilized for repairing irrigation tanks। अब irrigation tanks बने हुए हैं किसी जगह के ऊपर तो उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। अब उनके मेंटेनेंस में उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई रिपेयरिंग के लिए, उसके लिए पैसे तो चाहिए, उसके लिए उनको डोनेशंस तो चाहिए, तो उसके लिए जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको इरियम बोला जाता था। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, दैट राजेंद्र चोला वन, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर थे चोला एम्पायर के, उन्होंने क्या किया था, चोजा गंगम लेक को बनवाया था। ये एक आर्टिफिशियल लेक थी जिनको उन्होंने बनवाया था, जिसको आज के टाइम पे हम पोनेरी लेक के नाम से जानते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशिएंट मैन मेड लेक्स इन इंडिया। ये सबसे बड़ी एंशिएंट मैन मेड लेक है इंडिया की, इसलिए ये भी हमें पता होना चाहिए, हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आर्टिसंस की डेवलपमेंट काफी अच्छी थी, वीविंग इंडस्ट्री काफी पीक पर थी उस टाइम पीरियड के अंदर, काफी अच्छी तरह मेंटेन थी। जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो भी उनका काफी अच्छी तरह मेंटेन था, बिकॉज उन्होंने बाहर का काफी रीजन था जो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर था, इसलिए उनका ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा चलता था। कुछ आइटम्स उनके एक्सपोर्ट्स के थे, एक्सपोर्ट भी करते थे, और कुछ वो इम्पोर्ट भी करते थे। अब अगर सोसाइटीज की बात करें, सोसाइटी सेम उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र की कंडीशन इतनी अच्छी चोला टाइम पीरियड के अंदर नहीं थी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो वो यूज करते थे, जैसे लेबरर्स के लिए वो यूज करते थे पेनिशमकल, स्लेव्स के लिए यूज करते थे अधिमैगल, ऐसे करके वो कुछ वर्ड्स थे जो वो यूज किया करते थे कम्युनिटी वाइज और किसी भी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन वाइज। वुमेन की कंडीशन की बात करें तो चोला एम्पायर के टाइम पे वुमेन कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, सती प्रथा भी फॉलो की जाती थी, और साथ में देवदासी जो सिस्टम होता है कि जो राजा है वो वुमेन्स को दासियां बना के रखते थे, या फिर जो डांसिंग गर्ल्स होती थी जो टेम्पल्स के अंदर, टेम्पल के बाहर या किसी किंग के लिए डांस कर रही है, वो सारे सिस्टम उस टाइम पे प्रेवलेंट थे, और वुमेन की कंडीशन चोला एम्पायर के टाइम पीरियड पे अच्छी नहीं थी। रिलीजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द चोला एम्पायर के जितने भी रूलर्स रहे वो शैविज्म में बिलीव करते थे, शिव की भक्ति करते थे, और सबसे ज्यादा कौन सी आइडल को वर्शिप करते थे, जो शिवा की नटराजा आइडल है उसको ह्यूमन फॉर्म के अंदर सबसे ज्यादा उसी की पूजा की जाती थी। चोला एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा क्या फ्लरिश हुआ है, आपका शैविज्म एंड वैष्णविज्म, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था, आपके नैनार्स एंड अलवर्स, जिनको हम ब्रीफली हमारे भक्ति मूवमेंट वाले लेक्चर के अंदर बहुत ब्रीफली भी देखेंगे। एंड जो दो रूलर्स रहे चोला एम्पायर के, परंटका वन एंड उत्तम चोला, उन्होंने काफी प्रोविजंस बनाए रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। और सबसे ज्यादा हम बेसिकली ऑल ओवर मान सकते हैं कि फ्लरिश्ड क्या हो रहा है, हाँ हिंदुज्म ही फ्लरिश्ड हो रहा है कंप्लीट चोला एम्पायर के अंदर, बिकॉज शैविज्म एंड वैष्णविज्म दोनों हिंदुज्म का पार्ट है, इन्हीं दोनों को उस टाइम पीरियड के अंदर काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द चोला एम्पायर। हमने सारी डिटेल सारी चीजें डिस्कस कर ली, इससे बाहर वैसे भी कुछ नहीं बचता। अब हम पीवाईक्यूज को और देख लेते हैं। 2022 के प्रीलिम्स के अंदर आपके एक क्वेश्चन आया था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टर्म दे रखी है और साथ में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हमें देखना है कि कौन से पेयर्स करेक्ट है कौन से नहीं है। तिरुपति लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। अब हमने इसको डिस्कस किया था लेकिन इस लेक्चर के अंदर नहीं, हमने हमारी पिछली क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस किया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यस, ये टैंक जो आपका लैंड रेवेन्यू था, लैंड था, ये आपका विलेज टैंक के मेंटेनेंस से रिलेटेड ही था। तन्यूर्स विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ब्राह्मण, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तन्यूर्स इज आल्सो वन टाइप ऑफ टैक्स, ये भी वन टाइप ऑफ टैक्सेस था जो लैंड के ऊपर ही लगता था, और ये जो इसकी डेफिनेशन है वो गलत है। घटिकास कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो द आंसर इज फोर्थ। अब प्रीलिम्स के अंदर 2020 के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा था, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 4 इवेंट दे रखे हैं, राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोजा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंटका वन जो आदित्य के बाद के रूलर थे, और पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। अब देखो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खाली चोला एम्पायर को स्टडी करना इनफ तो नहीं है, आपको प्रतिहार्स के बारे में पता होना चाहिए, पाला डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए, और पल्लवस की जो पावर थी उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमने जितने लेक्चर्स, अगर आपने मेरे सभी लेक्चर्स देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमने सारी चीजों को बहुत क्रोनोलॉजिकल ही स्टडी किया है। तो इसका आंसर मैं मेंशन नहीं कर रही, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और भी कोई भी डाउट हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।